अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से मरियम नवाज़ का जो बयान है वो उसने एक नई बहस को जन्म दिया है, और उस बहस को पिछले साल 2 साल से तो हम तो आतर से सुन रहे हैं कि नून लीग के अंदर बयानिए की एक जंग चल रही है। शहबाज शरीफ किसी और चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ किसी और चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ कभी भी दोनों बातों में या रवैयों में या इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप के मामले में कभी भी कहें कि यकसू होकर एक ही रास्ते पे चलते थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहा है हमेशा से। शहबाज शरीफ जब भी नवाज़ शरीफ की लड़ाइयाँ होती रहीं, जो बार बार होती रहीं थ्रू आउट दी 90s, सारे आर्मी चीफ भी खुद ही लगाते थे, 6 माह बाद उनसे लड़ाई भी हो जाती थी। तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार का काम ही होता था कि रात गए मीटिंग करके तो मामलात को संभालना होता था। ये IGI या उससे पहले से ये रवैया ऐसे ही रहा है। शहबाज शरीफ गुड कॉप वाला रोल प्ले करते थे और नवाज़ शरीफ एक पॉपुलर सेंटीमेंट लेकर या बैड कॉप वाला रोल वो प्ले करते थे, और एक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अभी भी मरियम नवाज़ के आप बयानात में जो तेज़ी और तलखी सुनते हैं वो शहबाज शरीफ और हमज़ा जो उनके साहबजादे हैं उनके बयानात में नहीं सुनते। लेकिन डिवीजन्स जो थी कभी नवाज़ शरीफ और शहबाज के दरमियान में खुल के सामने आ नहीं सकी। हमेशा वो नंबर 2 बन के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते रहे। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, भाई को चीफ मिनिस्टर बना देते थे। लेकिन जब अपनी औलाद की बारी आई है, हमज़ा की बारी आई है, उधर नवाज़ की बेटी मरियम की बारी आई है, तो शायद रवैये मुख्तलिफ हो जाएँ और वो तज़ादात जो माजी में कभी खुल के सामने नहीं आए वो अब खुल के सामने आ जाएँ। शहबाज शरीफ को बारहा माजी में भी मौका दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑफ़र्स उनको आती रहीं कि भाई को डंप करो, तुम आगे आ जाओ, क्योंकि उनकी एक शोहरत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है, अच्छे मुंतज़िम के तौर पर है, एक गुड नंबर 2 के तौर पर है। तो वो उस पोजीशन में उनको पसंदीदा के तौर पर देखा जाता है कि ये शख्स ठीक है, हमारे साथ सही चलेगा। लेकिन वो काम माजी में तो हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है कि एक ऐसा दोराहा है कि शरीफ फैमिली के लिए एक चैलेंज है, पार्टी के लिए भी उनकी और शरीफ फैमिली के लिए भी, क्योंकि सियासी तौर पर एक कोई मुंतखब इंटरनली डेमोक्रेसी है नहीं है पार्टियों के अंदर कि अपनी जो लोकल लीडरशिप है उसको मुंतखब करके एक पार्टी प्रेसिडेंट तक पहुँचे। एक फैमिली ओन करती है, बाकायदा प्रोप्राइटरशिप की तरफ एक पार्टी को रन करते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो मरियम और हमज़ा ने जो बयान दिए पहले वो दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है। ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। ये बयानात आपने सुने, लेकिन ये बात जो मरियम ने कही ये उसकी असल हक़ाइक़ से समझिए कि पूरी तरीके से पर्दा नहीं उठाती। ये जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो यहाँ से एक बाकायदा डेलीगेशन की शक्ल में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना तनवीर ये लंदन गए। लंदन में एक मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ से, और वो इन कैमरा मुलाकात की तफसीलात रखी गई। जो भी उस मुलाकात में तय किया गया था उसको पब्लिक नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा उसकी तफसील जो थी उसको अफशा नहीं किया गया। जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, इनको कोई एश्योरेंस थी, यकीन दहानी थी, या इनको आस उम्मीद थी कि मुस्तकबिल में हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे, वो चीज़ें पब्लिक नहीं की गई। लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद एक खुल के बयान दिया ख्वाजा आसिफ ने, और वो उस बयान के अंदर कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं और विद द अप्रूवल ऑफ नवाज़ शरीफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए PMLN वोट करेगी। और वोट किया उन्होंने। शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ दीगर लोगों के शदीद इख्तलाफात पैदा हुए ख्वाजा आसिफ से और दीगर लोगों से, और इंटरनली इनके आपस में मुँह मारी वाली कैफियत थी कि वो एक पार्लियामेंट्री ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ था, उसके अंदर आपस में इनकी नाराज़ियाँ पैदा हुई सिर्फ इसी बात के ऊपर। लेकिन पार्टी पूरी ने वोट किया। वो बयानात क्या थे ख्वाजा आसिफ के और शहबाज शरीफ के, वो थे। ये स्टोरी फैक्चुअल है, ऐसे ही हुआ। मीटिंग भी हुई और इन लोगों ने नवाज़ शरीफ से उनको आमादा किया, या वो खुद से तैयार हुए, जैसे भी था। लेकिन इनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग की तफसीलात थी वो उस वोट पे मुंतज हुई जो पार्लियामान में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर दिया गया। आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पे बात करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान हैं मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वेरी वार्म वेलकम सर। फ़र्रुख हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद। और जावेद लतीफ़ साहब हैं PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपसे आगाज़ करूँगा। आपने एक बयान दिया था कि जिसके ऊपर आपको नोटिस भी सर्व हुआ कि कुछ लोगों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ये असाइनमेंट नवाज़ शरीफ ने इन 4 लोगों को दी थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। जो बात आपने की है, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि एक कानूनी सुकम था
और जब ये बात पार्लियामेंट के सामने रखी गई तो यकीनन जो आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से गए और उन्होंने जाके मियाँ साहब से मशावरत की और वापसी पर जब वो आए तो उन्होंने पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में वो बातें की, मगर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त हतमी फ़ैसला नहीं किया था। ये बात ज़रूर की थी कि आप ये पार्लियामानी कमेटी में जाके रखें और उसके बाद कायमा कमेटी में ये कानून जो वजाहत नहीं है, जो सुकम है, उसको दूर करने के लिए कायमा कमेटी और पार्लियामान के अंदर बहस की जाए, उसके बाद हतमी फ़ैसला किया जाए। मगर जो इख्तलाफ हुआ था जिस बात पे, वो ये था कि उस प्रोसेस को बाईपास करके उस कानून को पास करवा दिया गया। मगर मैं ये ज़रूर कहता जाऊँ नदीम मलिक साहब, उस कानून के पास होने के बावजूद भी जिस तरह साबका जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास ये इख्तियार था एक्सटेंशन का, इस प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये इख्तियार है और इसी को मिला। अब ये चाहते तो उसको एक्सटेंशन दे देते, ना चाहते तो एक्सटेंशन नहीं दे सकते थे, मगर उस कानून के पास होने पर नवाज शरीफ ने खुद मंजूरी दी थी कि एक्सटेंशन के हक में जाके नून लीग वोट डालेगी और गैर मशरूत तौर पर इसकी हिमायत करेगी। वो दोनों चीज़ें हुई। क्या आपको कोई यकीन दहानी थी इसकी कि इन रिटर्न आपको कंसेशन मिल जाएगी, नवाज शरीफ को क्या फ़ायदे मिल जाएंगे? मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं क्योंकि उस पार्लियामानी कमेटी में था और बहुत से लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया था और दो राय आई थी सामने कि एक उसके हक़ में राय थी, एक उसके ख़िलाफ़ राय थी। मगर उस वक्त जो जमात की क़यादत यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग कर रहे थे, उनकी जो राय थी वो प्रवेल की इस वजह से कि उनका कहना था कि हम लंदन से होके आए हैं और ये बात हम वसूख से कह रहे हैं कि हम मंजूरी लेकर आए हैं। मगर मेरे इल्म के मुताबिक और बहुत सारे लोगों के इल्म के मुताबिक नवाज शरीफ ने हतमी फ़ैसला नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ जाके डिबेट की जाए इस बात पे और असेंबली के अंदर भी इसको बहस में लाया जाए। सर, सिर्फ डिबेट करने के लिए एक टाइमलाइन की बात की गई थी, अदरवाइज सपोर्ट पूरी दी गई थी। मैं इसकी काफ़ी बैकग्राउंड से वाकिफ़ हूँ। सिर्फ तरतीब दी गई थी कि 2 दिन बहस कर लें, 3 दिन बहस कर लें, इसके अलावा कोई शर्त रखी नहीं थी गई। ऐसे ही आप कहें तो अब आपकी मर्ज़ी है, सियासी बयान है, आप जो भी दे सकते हैं। चांडियो साहब से भी मैं इस पर चाहूँगा। चांडियो साहब, आपकी जमात ने भी हिमायत की थी? हाँ, की। तो वो क्या चीज़ें थी जो डिस्कस की थी उस वक्त? अब आपको इसको 2 साल बाद मुतनाज़ा बनाते हुए एक बयान सामने आया। हमने आपने नहीं बनाया? हमने आज भी नहीं बनाया। नहीं, आज बिलावल ने चेयरमैन नैब के ऊपर दिया, लेकिन आर्मी चीफ तब हमने कहा था, पार्टी में भी हुई बात, मैं मेंबर था सीसी का उस वक्त, तब भी ये बात हुई थी कि इस शख्सियत इस मनसब को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज किया जाए। हुकूमत को भी ऐसा करना चाहिए, खुद इस मनसब पर बैठे हुए शख्सियत को भी ऐसा करना चाहिए। अगर ये मनसब या सुप्रीम कोर्ट का कोई मनसब है, अगर ये मुतनाज़ा बन गए इदारे, फिर इस मुल्क का क्या होगा, फिर लोगों का क्या होगा? कहीं तो बात करेंगे ना, कोई तो बात करेगा, किसी से तो करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है हम लोगों ने सीसी का इजलास था, उसमें ये फैसला हुआ था कि हमने पावर चेयरमैन साहब को दी, आसिफ साहब बैठे थे, वो फैसला करेंगे। लेकिन हम सब इस राय के हैं कि इस मनसब को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था, हमने हिमायत की थी। जी, फ़ारूक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपके पेश नज़र उस वक्त क्या चीज़ें थी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हुए? क्योंकि प्रेरोगेटिव बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का था, वो फैसला कर सकते थे एक्सटेंशन देने का भी और नए चीफ को लगाने का भी। और मरियम का बयान जो 2 साल बाद आया, फिर उसकी तरफ भी आता हूँ, पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखें, वो तो एक कॉन्टीन्यूटी की उस वक्त ज़रूरत थी। जो हालात आपके सामने हैं, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, और आपने देखा कि उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पेश हुई और उस वक्त जो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर सूरत हाल थी, भारत के साथ इस वक्त एक एस्कलेशन की सूरत हाल बनी हुई थी, उस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो फ़ैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि वह दुरुस्त फ़ैसला था। और अब अगर आकर उसको कोई आकर ये बात करे, मुतनाज़ा बनाए कि उसका हिस्सा थे नहीं थे, वो उस नून लीग में शामिल थे नहीं शामिल थे, ये उस जमात की अपनी जो है वो एक कन्फ्यूजन है, एक इंटरनल कन्फ्यूजन है। और वो इंटरनल कन्फ्यूजन जो है वो अख्तियारात की जंग है। देखें, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो मीम और शीन की जो है वो लड़ाई है।
और किसने आगे आना है, किसने पीछे जाना है, किसने पाँव पकड़ने हैं, किसने मुफाहमत करनी है, किसने मुज़ामत करनी है, वो इनकी आपस की जो खींचातानी है, उस खींचातानी को की जो भेंत है, ये मुल्क के कौमी सलामती के जो मुतलका इदारे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको बनाना चाहते हैं। उनको तो मैं समझता हूँ इनको ग्रेज करना चाहिए इस हवाले से, इस किस्म की बयानात देने के हवाले से। जब एक बात तय हो गई, पार्लिमान के फोरम के ऊपर डिसाइड हो गई, पूरी पार्लिमान ने उसको इंडोर्स कर दिया, उसके बाद तो मैं समझता हूँ किसी किस्म की अब कोई इख्तलाफ की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अगर आपको कोई इख्तलाफ था, आप किसी बात से नहीं मुतफिक थे, तो आप उस वक्त इख्तलाफ कर लेते। अब मामला इनकी अपनी पार्टी की इनफाइटिंग है, उस इनफाइटिंग के लिहाज से आए रोज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट जो है वो करते रहते हैं। आप देखें कि कल हमजा शहबाज ने आकर मरीम के बयान को जो है वो मुस्तरद कर दिया, उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी वो बेहतरीन वक्त की ज़रूरत थी और हमने उसको मिल के वो डिसीजन किया। वो कहती हैं मैं उस वक्त की मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थी। फिर उसके बाद जो है वो ट्वीट्स आ जाती हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि ये कितने संजीदा हैं कौमी सलामती के मामलात के हवाले से और उनके ऊपर बयानात देने के हवाले से इनकी जो है वो कितनी संजीदगी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। इसमें तो इनको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जिस तरह आपने भी नरेट किया अपने इंट्रो के अंदर भी, बाद में भी ये बताया कि नवाज शरीफ उसकी ख़ुद जो है वो मंजूरी देने वाले हैं। उसके बाद आकर इस किस्म के बयानात की आज जो है वो किसी किस्म की कोई मंतक जो है वो समझ से, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। आपकी समझ में आ रही है तो आप बता दें। सर ये आपकी बात ठीक है, लेकिन नून लीग वाले जावेद लतीफ़ साहब के पास ही जाते हैं। नून लीग वाले अगर दो बड़े उनके टॉप टियर पे दो लीडर एक दूसरे की टांगें इसी तरीके से खींच रहे हों, मरियम एक बयानिए की तरफ चल रही हूँ, शहबाज और हमजा दूसरी तरफ खड़े हों, तो एंड रिज़ल्ट आपका कश्मीर इलेक्शन था या एंड रिज़ल्ट आपका सियालकोट का बाई इलेक्शन था। तो उसकी तैयारी रखिए। आपके तो अंदर इत्तेफाक राय है ही नहीं है। आप पहले तय कर लें कि आपने किस ग्रुप की तरफ जाना है। पहले नदीम मैं ये जवाब आपको देता जाऊँ, जहाँ तक कश्मीर का इलेक्शन था या सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन था, ये सबके इल्म में है क्या हुआ और किस तरह वो मैनेज किया गया और किस तरह नताइज सामने लाए गए। इस तरह कंटोनमेंट के जो इंतखाबात थे उसका भी बाई इलेक्शन में उसका भी तकसीम थी, कश्मीर में भी यही था। अगर आप कंटोनमेंट के जो इंतखाबात हुए हैं उसका भी जिक्र कर दें तो वो भी आपके सामने। अगर इख्तलाफ राय या मुख्तलिफ राय रखनी जमात के अंदर और हमारी जमात के अंदर, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ कोई बात नहीं कर सकता, हुक्म आता है और उसको अबे करना सब पे लाजम होता है। आप देख रहे हैं जमात के अंदर हर राय रखने वाले के ऊपर या आपको वो नोटिस का असर है। कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज़ ने जलसे किए बड़े बड़े, लेकिन नीचे जो ग्राउंड वर्क करना था हमजा या शहबाज ने वो नहीं किया। सियालकोट बाई इलेक्शन में भी यही सूरत हाल आपके सामने थी। अब वो ना माने आप तो और बात है, लेकिन ये रियलिटी यही है। नदीम मेरी बात सुन लें, ये आपकी राय हो सकती है, मैं आपकी राय को किस तरह रद्द कर सकता हूँ, मगर मेरी जो राय, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जमात के अंदर काम मैं कर रहा हूँ, आप तो नहीं कर रहे, मगर मैं अपनी जमात को मैं बेहतर जानता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कश्मीर का इलेक्शन था वहाँ जाके हमजा शहबाज शरीफ ने तो काम नहीं करना था, वहाँ तो वहाँ की जमात ने काम करना था और जो इलेक्शन वहाँ लड़ रहे थे वो इलेक्शन लड़ भी रहे थे। और जहाँ तक आपका ये तल्लक है कि वो जो महाजरीन के यहाँ सीटें थी पंजाब में, अगर आपका इशारा उस तरफ है तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पिंडी में तो फिर 2 सीटें हमने जीती और आपने देखा कि जो गुजरांवाला सियालकोट की सीटें थी या बाकी जो महाजरीन की सीटें थी, वहाँ जो कुछ हुआ और रात गए तक जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। और सियालकोट का इलेक्शन आप ना माने, आपकी अपनी मर्जी है। सवाल आपकी दाखिली तकसीम का लीडरशिप का, आपने कहा कुछ लोगों को असाइनमेंट्स मिलती हैं, उस बयान पे कायम है? और वो कौन लोग हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं और वो क्या करते हैं, पार्टी के अंदर तकसीम कैसे पैदा करते हैं? देखें, मैंने उस हवाले से जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका, उसका जवाब मैंने देना था, मैंने उसका जवाब भी दे दिया। मगर नदीम मलिक, मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि जमात एक बड़ी जमात और एक जमहूरी जमात, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इस जमात के अंदर कोई अपनी राय, इख्तलाफी राय नहीं दे सकता लीडरशिप के ख़िलाफ़। आपने देखा
कि मेरे समेत हर बंदा अपनी अपनी राय रखता है, मगर हतमी फैसला जब नवाज शरीफ कर लेते हैं उसके बाद जवेद लतीफ़ हो या शहबाज शरीफ हो, किसी की मजाल नहीं है कि उस फैसले को, उस डिसिप्लिन की वायलेशन कर सके। हम सब मानते हैं नवाज शरीफ को, और आज भी जो इख्तलाफ रखते हैं, जो राय रखते हैं मुख्तलिफ, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो भी सब क़यादत के फैसले के बराबर है। आप बुरा न मानिएगा, लेकिन सियासत के अंदर या जमहूरी कदरों की जब बात की जाए तो उसका आगाज़, नुक्ता आगाज़ पार्टी छोटे लेवल से शुरू करते करते अपने चेयरमैन या प्रेसिडेंट तक लेकर आए, और फिर वो कौमी सतह पर भी आप जमहूरियत की बात करें। हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है। ये दुरुस्त है, मैं भी उसका गुजारिश करूँ। एक तो मेरे दोस्त हैं नौजवान, कौमी मामलात की बात कर रहे हैं, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, कौमी इदारों को और कौमी मामलात को जितना मुतनाज़ा इस हुकूमत ने बनाया है, पहले इससे पहले कभी न थी। इन शख्सियात पर, इन इदारों पर इतना खुलाया तनकीद का मौका कभी फराहम नहीं किया गया जितना इस हुकूमत ने फराहम किया है, इससे पहले कभी नहीं था। दूसरी बात आपने भी मुझसे पूछी, उसकी भी बात सीधी है। हमें इख्तिलाफ रख सकते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन फैसला पार्टी का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। रहा सवाल पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, यहाँ कब, किस साल में, किस सन में पाकिस्तान में सियासी मामलात को आगे बढ़ाया गया है? यहाँ जानबूझकर वो फिज़ा बनाई गई है जहाँ सियासी मामलात बढ़े ही नहीं, सियासी मामला फले फूले ही नहीं। यहाँ शख्सियात की बात हुई है। हाँ, हमारी शख्सियत, हमें अपने लिए कह सकते, अपनी पार्टी के लिए कुर्बानियों की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, फ़हम व फरासत की बुनियाद पर हमने कबूल किया है क़यादत को। दूसरे लोग भी आए हैं, मैं अभी नाम ले सकता, कई नाम ले सकता हूँ, जो पहले आए बाद में आए, वो क़यादत के करीब बन गए, लीडर बन गए। लेकिन जो सवाल आपका है उसका जवाब एक ही है, इस मुल्क में सियासत को, जमहूरी कदरों को फलने फूलने नहीं दिया गया, इसका नतीजा है। सर, आईनी तरमीम एक थी, आर्टिकल 17 सब क्लॉज 4, ये जब आपने 18वीं तरमीम या 17वीं तरमीम की थी, आपने उसको निकाल दिया, जो पाबंद करती थी सियासी जमातों को कि वो इलेक्शंस करवाएंगी अपनी जमातों के अंदर और मुंतखब क़यादत ऊपर आएगी, और आपने निकाल दिया उसको। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, अनडेमोक्रेटिक। हमने वो मामला, हमारे यहाँ इलेक्शन हुई हमारी पार्टी में, मैं उस कमेटी का मेंबर रहा, निसार को सिंध में, वफाकी में बात नहीं कर रहा, सिंध में निसार कोड़ो साहब थे, अब इलेक्शन कराई। लेकिन फिर भी कहता हूँ, जब ये इलेक्शनें होती हैं पार्टियों के अंदर, तो जो कुव्वतें हैं जिनको वो पार्टियां मिजाज के मुताबिक नहीं लगती, वो उस इलेक्शन में अपना बड़ा रोल अदा करती है, बड़ा किरदार अदा करती है। वो सारी इलेक्शन को तहस नहस कर देती है और सारी पार्टी कारकुन को पता चल जाता है ये क़यादत के खिलाफ साजिश हो रही है। फ़ारूक साहब से पूछते हैं, फ़ारूक साहब क्या मसला क्या है कि इंटरनल इलेक्शंस होते नहीं, वैसे हम जमहूरियत की बहुत बातें करते हैं। देखें, बात यह है, जहाँ तक रहेगी इंटरनल इलेक्शंस के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिन्होंने पूरे मुल्क गिर में मेंबरशिप अपनी मुहिम शुरू की। मेंबरशिप मुहिम करने के बाद अपने लाखों मेंबर्स को राइट दिया अपनी क़यादत को चुनने के हवाले से। इलेक्शन का आपको पता है, जस्टिस वजीरुद्दीन का बयान लाओ ना, जस्टिस वजीरुद्दीन ने क्या कहा है उनकी पार्टी के इलेक्शन के लिए, असल में क्या कहा है? असल में चांडिया साहब सुन तो लेना, मैं भाई हूँ आपका, चांडिया साहब आप सुनेंगे नहीं ना। अब मसला ये है कि आप लोग तो वसीयत के ऊपर लीडरशिप लेके बैठे हुए हैं। अब आपको क्या पता है इंतखाबात क्या जमहूरी इंतखाबात, अगर शानदार हो तो उसको पूरी करनी चाहिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह ही कहें आप, इसके ऊपर अच्छी बात है। मसला ये है कि हमने यूनियन कौंसिल से लेकर तहसील की सतह, ज़िला की सतह, उसके बाद सूबे की सतह के ऊपर, जी हाँ, वजीरुद्दीन ने तो खाना खराब कर दिया इनका सारा। देखें वो रिपोर्ट्स क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन हमने एक प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया। उसके बाद जो है, इसके अलावा आज तक कभी किसी जमात ने इंतखाबात नहीं करवाए। ये 4 लोगों को एक हॉल के अंदर जमा करके हाथ खड़े करके किसी को सदाबार कायद बना लेते हैं, किसी को कुछ बना लेते हैं। करवाएं ना इलेक्शन, करवाएं, फिर पता चले आपको तो वसीयत का सहारा लेना पड़ता है। क्या बात करते हैं, कागज के टुकड़े की बुनियाद के ऊपर आपने एक को चेयरमैन बना लिया, एक को शरीक चेयरमैन बना लिया, फिर आप कहते हैं कि हम तो जनाब भुट्टो के बाहर आप क़यादत लेके जाने को तैयार नहीं है। तो अच्छी बात है। अच्छा, जरा आप सुन लें, जहाँ तक बात और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम
PMLN के इंटरनल डिस्प्यूट्स और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो उनके बयान हैं उसका तज़किरा करें। हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें गुज़श्ता रोज़ जो जलसा हो रहा था उसमें ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया वो भी इसकी रिफ्लेक्शन है, दिखाएगा। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए। मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसेरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो KP है, सिंध है, कराची है, जहाँ भी है, अपने गिरेबान में झांक के देखें। तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयाँ हैं। जावेद लतीफ़ साहब, झांक के देखें, आपकी पार्टी लीडरशिप में लड़ाइयाँ हैं। नहीं, मैं जो आपने ये क्लिप सुनवाया नदीम मलिक, उन्होंने वजाहत कर दी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि मैंने मकामी जो लोग होते हैं, मकामी अरकान असम्बली होते हैं किसी ज़िले की, उनकी बात उन्होंने की थी, लीडरशिप की बात नहीं की थी। उन्होंने बड़ी वजाहत से ये बात कही कि लीडर क़यादत नवाज शरीफ हैं और उस पर किसी को कोई अबहाम नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने बड़ा मगर उन्होंने कहा कि आइंदा, लेकिन जो असल हकायक है उनको छुपाना मुश्किल होता है जावेद लतीफ़ साहब। हकायक वही हैं, दो अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं आपकी पार्टी के, एक राइट को है एक लेफ्ट को है। अच्छा नदीम, देखें मेरी बात सुन लें, अगर आप राय को इख्तलाफ समझते हैं तो मेरा ख्याल है फिर एक कोई ये अदारा तो ऐसा है नहीं कोई जो बड़ा बहुत एक ऑर्गेनाइज अदारा हो, डिसिप्लिन अदारा हो, फिर जमहूरियत तो हो ही ना। फिर जमहूरियत नाम ही इसी चीज़ का है। जावेद लतीफ़ साहब, वो इख्तलाफ राय है किस वजह से, उसकी तो वजाहत कर दें। नहीं, देखें हर बंदा जमात के अंदर, वो कोई भी जमात हो, अपनी राय रखता है और जमहूरियत इसी को कहते हैं। वो जमात के अंदर हो, वो इलेक्शन के वक्त हो, वो इंतखाबात के वक्त हो, वो किसी भी इशू पे हो। अब आप आ जाएं कि इशू क्या है। इशू ये है, यकीनन इस पे बहस होती है। हम ये बात करते हैं कि जो नवाज शरीफ का कहना है कि अगर 73 सालों में आइन कानून की पासदारी होती तो पाकिस्तान आज जिन मुश्किलात से दो चार है ये ना होता। इसमें मुझे ये बताएं कि ये बयानिया किस बंदे का नहीं होगा ना IJ बनती। ये भी बात दुरुस्त है, आप ये बात आप सही कह रहे हैं। इसकी तरफ दोबारा आता हूँ वो मरियम मोहसिन साहब हमारे साथ हैं पाइट से। और मरियम बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने एक रिपोर्ट देखी है जी जिसमें पाइट ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने कुछ प्रेजेंटेशंस दी हैं जो लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार लोगों के मुतल्लिक कि 24% पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। आपकी ज़बानी थोड़ी सी तफसील जानना चाहूँगा। जी सर। आपके पास अगर टीवी ऑन है तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, वैसे वो आवाज़ में घूम के एको आएगी। टीवी ऑन नहीं है। नदीम साहब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, अब जिन स्टेटिस्टिक्स की बात कर रही हूँ ये LFS ने भी रिसेंटली रिलीज किए हैं 2018-19 के। ये कोविड से पहले स्टेटिस्टिक्स हैं, तो इससे फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि करंट सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, क्योंकि यकीनन कोविड के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2018-19 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 6.93 यानी 6.93% है पाकिस्तान में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि वीकली मेथड है कलेक्ट करने का डेटा LFS का, जो कि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग अनएम्प्लॉयमेंट को खासी हद तक अंडर रिपोर्ट करता है, क्योंकि वो प्रिकैरिटी को, इरेगुलरिटी टेक्निकली स्पीकिंग नजर में नहीं रखता। ठीक है, 2017 जो 6.93% था 2018-19 में, वो अंडर रिपोर्टेड नंबर है, ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा 24% पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वो आपने कैसे डाटा लिया और नंबर्स क्या है एग्जैक्टली, आपकी जुबानी जान लो। जी, ये तो मैं ओवरऑल फिगर्स की बात करी थी। जहां तक पढ़े लिखे लोगों का ताल्लुक है, सारे सेक्टर्स में से एजुकेशन लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट्स और अबव की, यानी वो लोग जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे, 2005-6 में ये फिगर 3.6 थी,
और 2018-19 में ये फिगर 14.9 है। इसकी एक वजह तो यही है कि सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स एकदम से बहुत ज्यादा हो गई है। हर नुक्कड़ कॉर्नर में हमने यूनिवर्सिटीज 14.9 से 24 कैसे आई मैडम? सर ये रेट ऑफ चेंज है पिछले साल, परसेंटेज जो है वो जो 24% 2018 से 2019-20 में, 2017-18 से 2018-19 में वो रेट ऑफ चेंज है जो 24% है, रेट ऑफ इंक्रीज है। फिगर जो लेटेस्ट है वो 14.9 से बढ़ के 24% हो जाती है एक ही साल में। 24% सर, एक तो ये है कि जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट शायद कोविड के दौरान कैलकुलेट की हुई रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जो कि अलग से कैलकुलेट की थी एक बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव डेटा ने, पीबीएस ने, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। और जो मैं बात करी हूँ ये एलएफएस जो रूटीन एक्टिविटी है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जो इनका एक्सपैंडेड सर्वे है। लेकिन आपके ख्याल में ये पढ़े लिखे लोगों में जो बेरोजगारी की इतनी बुलंद शरह है, इसका सबब क्या है? मतलब ग्रेजुएट अगर माँ बाप ने सारी उम्र तनख्वाहों में से पैसे बचा बचा के बच्चे को बीए में पास करवाया और उसको नौकरी ना मिले, तो इससे तो ज्यादा दिल टूटने वाली बात, तकलीफ तो होती नहीं है। तो क्या वजह है इसकी? हाँ सर, इसकी अब सोशली स्पीकिंग इसकी 2 या 3 मेजर वजूहात हैं जो हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें से एक तो यही है कि सप्लाई जब डिमांड को देखे बगैर इंक्रीज हम करते हैं, हम टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन देने के बजाय स्टूडेंट्स की भरमार लगा देते हैं यूनिवर्सिटीज में। इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, इंडस्ट्रीज में डिमांड है ही नहीं ग्रेजुएट की। वो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में पैसा लगाते हैं, 4 साल मिनिमम लगाते हैं, वहां से निकलते हैं तो इंडस्ट्री होती है एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि उनको फॉर वन अब्सॉर्ब कर सके। एक और जो मेजर वजह है वो पाकिस्तान का यूथ बल्ज है कि पाकिस्तान के अगर आप इस वक्त पॉपुलेशन का ग्राफ भी देखें तो जनरली भी पाकिस्तान में जो 20 से 24-25 साल की उम्र के अफराद हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो पॉपुलेशन बल्ज है, फिर उस पॉपुलेशन को हमने इमीडिएटली यूनिवर्सिटीज में उनसे इन्वेस्ट भी करवाया, इंडस्ट्री उनको अब्सॉर्ब करने की पोजीशन। ठीक है मरियम बीबी, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम मोहसिन साहब आप बात थी। बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ 4 साल में जब बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजा जाए तो वालिदैन तो अपना पैसा सर्व करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इवन जर्नलिज्म सब्जेक्ट में बच्चे 4 साल लगा रहे हैं, उन सारों को बाद में जॉब्स नहीं मिलती। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन एरियाज़ में पाकिस्तान में नहीं है। तो आपको अगर बच्चे को 4 साल लगाने हैं, बीएससी करनी है किसी प्रोग्राम में, तो अच्छे से उस पर पहले रिसर्च करें। कोई आईटी कंप्यूटर का एरिया है तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप उस चीज़ में काम करें जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। मास्टर पीएचडी करके आपको कहीं जॉब मिल सकती है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। अदरवाइज़ आप बीएससी एक आम सब्जेक्ट में किसी में कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती। मीडिया चैनल्स वाले भी कोई बीए की डिग्री खाली लेकर आता है तो पहले पूछते हैं खाली बीए किया होगा इसने, क्या करेगा ये। तो वो 16 साल की एजुकेशन है, नौकरी नहीं मिलती, फैक्ट्रियों में जाते धक्के खाने पड़ते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। उसकी स्किल डेवलपमेंट और जो उसको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है संजीदगी के साथ। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि 24% 1/4 बच्चे जो ग्रेजुएट या मास्टर्स करते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे फ़ारूक साहब से दरख्वास्त करेंगे इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फ़ारूक साहब, कुछ आपने इसके ऊपर स्ट्रेटजी या कोई और या डिस्कशन की है कि कोविड के बाद जो बेरोज़गारी पैदा हुई है, पूरी दुनिया में पैदा हुई है, पाकिस्तान में ये पहले ही बहुत शरह बुलंद थी और उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। इन बच्चों को जो पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल रहे हैं, इनको कैसे नौकरियाँ देंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बड़े क्विकली मैं आपको बताता चलूँ। जो कोविड के दौरान हमारे जो जॉब्स का लोगों का लॉस हुआ था, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर हालात नॉर्मल हुए, आपने देखा कि इकोनॉमिस्ट ने भी इसके ऊपर लिखा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बड़े 3 ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पर हालात जो नॉर्मलाइज हुए हैं। और आपने देखा कि हमारी इकॉनमी भी जो है वो ग्रोथ पोस्ट कर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा हो रहा है। तो जो जॉब्स गई थी वो जॉब्स वापस लोगों की री-इंस्टेट हो गई। आगे अब फर्दर एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं, फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो जॉब क्रिएशन हो रही है, कोई रोड बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें मजदूर को नौकरी तो मिल गई, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे जो
16 साल की तालीम हासिल करके मैं ज़रा उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखें ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात की, वो एक हमारे सिस्टम में करियर काउंसलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि किस चीज़ की डिमांड है, उसके ऊपर एजुकेशन हासिल करें। दूसरा ये है हम टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, यानी टेप्टा पंजाब जो है उसमें 90,000 से सालाना इनरोलमेंट बढ़ा के 2 लाख इनरोलमेंट तक लेके गए हैं बच्चों की। और ख़ास तौर के ऊपर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत भी लोगों को टेक्निकल एजुकेशन भी दी जा रही है, बल्कि वो लोग जो डिग्री होल्डर्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको स्टार्टअप्स के लिए जो है वो 22 अरब रुपया तक अभी तक 18,000 नौजवानों को जो है वो लोन्स फराहम किए गए हैं ताकि वो अपने कारोबार कर सकें। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर आ रहे हैं। और हालिया दिनों के अंदर जो है उनकी काफ़ी स्टोरीज जो है वो आपके सामने मीडिया के सामने पेश हुई हैं। तो हम बच्चों को कहेंगे ज्योग्राफी में बीएससी कर लो, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, स्कूल मास्टर के अलावा उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, उसको बोलेंगे साइकोलॉजी पढ़ लो तो नदीम साहब अब ज़माना चेंज होता जा रहा है। ज़माना अगर आप उसको क्लिनिकल ज़माना चेंज हो रहा है, नॉलेज इकोनॉमी का साइकोलॉजी की जॉब दुनिया सारी में हॉस्पिटल्स में मौजूद होती हैं, उसको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप ये स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ये जो बच्चे बोल नहीं सकते या बड़े होकर भी लुकनत आ जाती है ज़ुबान में, पाकिस्तान में उसका कोई जगह पढ़ाने वाली नहीं है, दुनिया में पढ़ाया जाता है। हमें अपने सब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हम 1947 के मजमून 2021 में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% मेरा इसके ऊपर इत्तेफाक है। हमें अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको एडवांस करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर जो है वो काम भी हो रहा है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अब आप देखें कि दुनिया जो है वो हमारे ही बच्चे जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंग्लिश बोलना बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। किसी ने ग्राफिक्स सीख लिया है, किसी ने वेब डेवलपमेंट सीख ली है, किसी ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, आईटी के ऊपर जिस तरह बात हो रही थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए बहुत बड़ा जो है वो अपना जो है वो अपनी इसके ऊपर गौर करिएगा, कोई कैबिनेट वगैरह पे इस पे अमेज़न पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेज़न के अंदर फैसला करना चाहिए कि कोई बेरारवी का या मनफी ख्यालात उनके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि एक 25 साल का बच्चा जिसको नौकरी ना मिल रही हो, मास्टर्स की डिग्री जेब में पड़ी हो, बहुत बड़ा एक अलमिया होता है घर वालों के लिए। चांडियो साहब की तरफ आ रहा हूँ, सियासी हालात क्या हमें बड़े इशूज़ की तरफ फोकस करने की इजाज़त देते हैं या सिर्फ खींचा तानी टांगे खींचते हैं हम लोग? ये बदकिस्मती है कि हमारी तवज्जो वहाँ नहीं जा रही है। अहम चीज़ वही है कि हम उन बुनियादी चीज़ों को छेड़ें, टच करें और उनका हल निकालें, और ये हल होगा मशावरत से। आप मुल्क के किसी भी बड़े मसले को अकेले तौर पे हल नहीं कर पाएंगे, आपको तमाम लोगों से मशावरत करना होगी। बदकिस्मती से इस हुकूमत के पास मशावरत की बात करना ये एनआरओ मांग रहे हैं। अब जो हुकूमत, जो वज़ीर आज़म साहब ये समझे कि किसी भी मसले में बात करो, वो अकले कुल है। अभी मैं ये बात करता हूँ, लेकिन 2 बातें करके मैं फिर बात करना चाहता हूँ। एक बात मेरे दोस्तों ने किया, मैं एक बात कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहली बार बिलावल भुट्टो ने किया, पूरे पाकिस्तान की तंजीमें तोड़ दी। ये भुट्टो जैसा काम था। पीपल्स पार्टी कोई छोटी जमात है जो तंजीमें तोड़ दी, सारे मुल्क की तंजीमें तोड़ी और सारे मुल्क की तंजीमें तहसील तक हमने इंतखाबात हुए और हम उसमें बैठे। लेकिन तजर्बा नया है, माहौल नया है, उसमें ऐसा मैं नहीं कहता कि नुक्स रहे। दूसरी बात, अगर कायद आलीशान है और वसीयत भी अच्छी है तो उसको पूरा करना मेरे ख्याल में हामियों का पर फ़र्ज़ आयद हो जाता है। आप जिनसे पूछ रहे हैं रोज़गार के मतलब, इनके दौर में तो हज़ारों पढ़े लिखे बेरोज़गार हुए हैं। साहब भी कितने गए हैं, अभी अदालत ने किया, अदालत के नाम पे हुआ, लेकिन ये आपकी पॉलिसी बता दें चांडियो साहब, सिंध में कितनी नौकरियां मिली हैं? हज़ारों लोग हटा, हज़ारों लोग नाले साफ नहीं होते, आप नौकरियों की बातें कर रहे हैं। सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है भाई, आपको हक है गुस्से में हर बात का जवाब गुस्से में देते हो। आप जो है वो तहसीलों की तंजीमों की बात कर रहे हैं, आपका तो वोटर गली मोहल्लों में नहीं मिलता पीपल्स पार्टी का। यहाँ पे कई जगहों के ऊपर बात करो, लड़ाई कई जगहों पर जो है ना माइक्रोस्कोपी लगा के देखें फिर भी वोटर नजर नहीं आ रहा। आज सेनेट में इसी में शोर हुआ है मुलाजमतों के मामले पर। हमने तो सेनेट ने तो बड़ी बात हम नमूने से अदलिया से गुजारिश आप लोगों को इस पे बहस करनी चाहिए। आप लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। एक प्रेजेंटेशन हुई है तो आपको इस पे, आपके यहाँ तो डिग्री मैटर ही नहीं करती, आप तो जो है वो प्राइमरी पास को भी जो है वो मास्टर की पोस्ट पे बैठा देते हैं। सारी पार्टियां, तमाम लोग सेनेट में बैठे हुए इस बात में मुत्तफिक थे, निहायत शाइस्तगी के साथ
अदलिया से भी कह रहे थे, लेकिन मामलात के लिए अवाम की आंखें, लेकिन हुआ क्या, लीडर ऑफ द हाउस ने कमाल कर दिया, वो मार्क बना के खुश करने की पॉलिसी पे अमल करके ऐसी बेकार गैर ज़रूरी तकरीर की कि वो सारा मामला फिर शोर शराबे में। जावेद लतीफ़ साहब, आज बिलावल का एक स्टेटमेंट एक्सटेंशन से हमने प्रोग्राम शुरू किया था, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के ऊपर भी एक उन्होंने बयान दिया आज कि वो नहीं होनी चाहिए। आपकी जमात की पॉलिसी क्या है इसके ऊपर? नहीं होनी चाहिए, मगर मैं जो आपने पहले सवाल किया था ना, मैं नदीम मलिक आपसे बड़ी अदब से ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ आप गलतियों की निशानदेही करते हैं वहाँ अगर कोई अच्छा हुआ है तो उसका भी जिक्र करना चाहिए। आपने कहा कि IGI ना बनती तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बनते, IGI बनाई किसने थी, ये गलती किसकी थी? और नवाज शरीफ ने जब ये कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, ये कोर्ट ने आपको कहा था मेरी बात एक्शन ले, आपने लिया नहीं था सर। मेरी बात तो सुन लेना। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कब कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा? ये कितने साल हो गए? ये नवाज शरीफ आइन कानून की बालादस्ती की 5-10 साल से बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ 28 साल से ये जदोजहद कर रहा है कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और नवाज शरीफ की जमात 28 साल पहले बनी थी। जब नवाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, अवामी जमात उस वक्त बनी थी और इसको 28 साल हो गए हैं और आज तक मिशन आगे बढ़ाता रहूँगा। मैंने इसको किसी प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, फरूख हबीब साहब और जावेद लतीफ़ साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।